आज की क्लास में हम लोग देखते हैं हमारे देश की जो सबसे पावरफुल जगह है, पूरे देश की सबसे पावरफुल शक्तिशाली जगह कौन सी है? तो संसद। तो आज की क्लास में हम लोग संसद से संबंधित जो भी बेसिक चीजें हैं देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि संसद एक भारी भरकम टॉपिक है, एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसे हम कई क्लासों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर पेपर में, चाहे कोई भी पेपर हो, उसमें संसद से संबंधित जो है प्रश्न जरूर देखने को मिले हैं। चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या संसद से संबंधित जो भी प्रश्न निकलते हैं वो लगभग हर पेपर में देखने को मिलते हैं। हम लोग संसद की क्लास को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे ताकि कहीं से भी पेपर सेटर पेपर प्रश्न बनाए छूटने की बिल्कुल भी संभावना ना बने। आप अगर बेहतरीन तरीके से इसको समझ लेंगे तो जहां से भी पेपर सेटर पेपर प्रश्न बनाएगा वो पेपर सेटर से ज्यादा आप जो है पहले ही समझ लेंगे कि पेपर सेटर क्या कहना चाह रहा है, पेपर प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। बस आप केवल धैर्य के साथ देखिए और समझने का प्रयास करिए, रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर समझ लेंगे बेहतरीन तरीके से तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप तुरंत पूछिए, जैसा कि हम आपको पूरी सुविधा देते हैं कि आप तत्काल आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में किसको पढ़ेंगे? तो संसद को पढ़ेंगे। हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में रहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि सारा कार्य जनता के से, कोई भी कार्य करना हो तो जनता से पूछिए। लेकिन एक बात बताइए, हमारी जनसंख्या इतनी भारी भरकम है, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे पास, अगर हम पूछने जाएंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? लोकतंत्र के माध्यम से कार्य करना है। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई, संविधान निर्माणकर्ताओं ने व्यवस्था बनाई, बुद्धिजीवियों ने एक व्यवस्था बनाई। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक काम किया जाए कि कुछ जनसंख्या चिन्हित की जाए और उनको एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार दिया जाए। प्रतिनिधि नियुक्त कैसे किए जाएंगे? तो वोटों के माध्यम से प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार से व्यवस्था बनी कि 10 लाख जनसंख्या पर, कितनी जनसंख्या पे? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होंगे। ये जो प्रतिनिधि होंगे हमारे बदले ये फैसला लेंगे। अर्थात जो जनता का कार्य था, लोकतंत्र में मालिक कौन है? जनता मालिक है। लेकिन जनता ने क्या किया कि अपने समूचे अधिकार को अपने एक प्रतिनिधि को सौंप दिया कि जो भी ये फैसला करेंगे हमें मान्य है। इस प्रकार से हमारा जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की नींव पड़ गई। है तो लोकतंत्र, लेकिन सीधे सीधे जनता कार्य ना करके उसने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया कि ये भी जो भी करेंगे हमें वो मान्य है। तो इस प्रकार से 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त हो गए। अर्थात ये जो प्रतिनिधि हुए इन्हें क्या कहा गया? सांसद। सांसद। अब सांसद महोदय की नियुक्ति हो गई तो ये प्रतिनिधि हमारे हो गए। लेकिन इतनी भारी भरकम जनसंख्या ने क्या किया कि अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। अब प्रतिनिधि नियुक्त हो गए तो लोग अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन वहां पर व्यवस्था बनाई गई कि इनको एक जगह एकत्रित किया जाए, एक ऐसा स्थल चुना जाए, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जहां पर सभी लोग समूचे तरीके से एकत्रित हो और अपनी बात रखें और देश के लिए व्यवस्था बनाए। नहीं, अभी संसद बन रही है तो संसद लोगों को एकत्रित करने का एक स्थल चुना गया। वो स्थल कौन सा हुआ? तो वो संसद हुआ। भाई वो भवन, संसद भवन एक जगह है, जैसे घर के आप लोग नहीं है कि कई भाई बहन सब मिलजुल के कहाँ रहते हैं, तो एक घर में रहते हैं, एक भवन है। तो वहां पर क्या हुआ कि सांसद तो चुन लिए गए, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुन लिया गया, संसद महोदय। उनके बैठने के लिए, जो देश के लिए व्यवस्था बनाएंगे, उनके लिए एक स्थल हो गया संसद। इस संसदीय व्यवस्था को सबसे पहले पेपर में प्रश्न कहां से उठ सकता है कि इस संसदीय व्यवस्था को हम लोगों ने कहां से लिया? तो इस संसदीय व्यवस्था को हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। इसलिए ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? संसद की जननी, क्योंकि संसदीय व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला कौन है? तो यह ब्रिटेन है। अब संसदीय व्यवस्था शुरू हो गई, लेकिन यहां से पेपर में एक चीज और प्रश्न पूछता है। पेपर में यह पूछता है कि ये शब्द हमने कहां से लिए?
तो अगर शब्द की बात करेगा तो फ्रांस से हम लोगों ने इसको लिया। संसदीय व्यवस्था या संसद शब्द को हम लोगों ने कहां से लिया? हम लोगों ने फ्रांस से लिया। संसदीय व्यवस्था को हम लोगों ने कहां से लिया? तो ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। और संसद शब्द हम लोगों ने फ्रांस से लिया। अब व्यवस्था बन गई कि इसी स्थल पर लोग एकत्रित होंगे, यहीं पर देश के लिए जो है सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। अब यहां से अगला प्रश्न पूछता है कि हमारे देश की संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब यह है संपूर्ण शक्ति किसमें निहित है? इसकी पावर के आगे किसी की पावर है ही नहीं। तो हमारी संप्रभुता किसमें है? यह संसद में निहित है। जैसे आपके घर पे क्या है? पिताजी हैं, बड़ा भाई है, माताजी हैं, तो उनके पास पावर है। उन्होंने क्या कर दिया कि कोई वीटो शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये काम नहीं होगा, ऐसे ये काम ऐसे होगा। तो उसमें क्या होता है कि बाकी सभी लोग उसको मानने के लिए बाध्य हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ संप्रभुता, देश की संप्रभुता किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। संसद में निहित कैसे? अभी हम देखते हैं। जैसे संसद ने फैसला कर दिया कि आने वाली 1 जनवरी से जो है ये विधि, जैसे कोई कानून बना हुआ है तो कहा कि ये विधि परिवर्तित हो गया, ये कानून परिवर्तित हो गया। अब क्या होगा कि इसके बदले ये कानून लागू होगा। तो कानून का व्याख्या करने वाला कौन है? कानून की व्याख्या करने वाला सुप्रीम कोर्ट। लेकिन संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ही सुना कि संसद ने कहा कि ये कानून इस डेट से परिवर्तित हो गया, उसके बदले ये लागू हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाँ भाई ठीक है, हम उसी अनुसार हम भी बदल जाते हैं। कानून का सर्वे सर्वा कौन है? कानून की व्याख्या करने वाला कौन है? कानूनी मामलों का प्रमुख कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी पावर। लेकिन संसद ने क्या कहा कि ये कानून परिवर्तित हो गया, ये विधि परिवर्तित हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम भी परिवर्तित हो गए, हम इसी के अनुसार फैसला करेंगे जो नया कानून संसद ने बनाया। संप्रभुता किसके पास हुई? संसद के पास हुई। अब संसद बन गई। अभी थोड़ा सा हम लोग पीछे देखेंगे कि ये संसद भवन बना तो कैसे बना, कब बना, या कौन इसका वास्तुकार है। पहले थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। संसद, अब सुप्रीम कोर्ट की भी पावर संसद के आगे फेल हो गई। तो इस संसद का निर्माण में 2 प्रमुख हाउसों का योगदान है। संसद, इसके 2 हाउस हैं या 2 सदन हैं। कौन कौन से सदन हैं? तो एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा इसका उच्च सदन, लोकसभा इसका निम्न सदन। लेकिन अगर हमसे कहे कि संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं, तो आप समझिएगा संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन इसके अगर अंग की बात करें तो अंग आप यूं समझिए कि मान लीजिए कोई विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया राज्यसभा में, इससे पास होने के बाद ये पहुंचा लोकसभा में, लेकिन ये तब तक विधेयक, अधिनियम या कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर ना करे। कौन ना हस्ताक्षर करे? राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे। अब राष्ट्रपति की भी जरूरत पड़ी, इसलिए अगर संसद के अंग की बात करें तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है शामिल है इसके अंग में। लेकिन अगर सदन की बात करें तो इसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। इस संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। और इस राज्यसभा का उल्लेख, जैसे देखिए ये उच्च सदन है, अनुच्छेद 79 में क्या है? ये संसद का उल्लेख है। अब जस्ट हमको देखना है कि इसके बाद अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अब राज्यसभा का उल्लेख हो गया, अब बच गई लोकसभा। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है, लोकसभा का उल्लेख है। इन दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों सदनों में ये लोकसभा शक्तिशाली है। शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यहां जनता का सीधा प्रतिनिधित्व होता है। हम जो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रावधान हम लोगों ने
किया, वो सीधे कहां जाके बैठेंगे, वो लोकसभा में। इसलिए हम क्या करें, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से जब हम लोगों ने वोटों के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुना, तो वो कहां जाके बैठेंगे, अनुच्छेद 81 के तहत जो लोकसभा का प्राविधान है उसी में जाके वो बैठते हैं। अब लोकतंत्र का मामला था, इसलिए जो है इसे शक्तिशाली कहा गया। हालांकि राज्यसभा के पास भी कुछ अधिकार हैं, लेकिन लोकसभा की अपेक्षा जो है राज्यसभा के पास कम अधिकार है। क्यों? क्योंकि जनता सीधे चुनने का कार्य जो करती है वो लोकसभा के प्रतिनिधियों को करती है। राज्यसभा के प्रतिनिधियों की नियुक्ति कौन करता है या चुनाव कौन करता है? तो हम लोग दो जगह सरकार चुनते हैं। एक अपने प्रदेश लेवल पर चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं अपने वोटों के माध्यम से, और एक हम लोग सांसद महोदय को चुनते हैं, एमपी महोदय को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। तो जो हम लोगों ने विधायकों को चुना, जो प्रदेश स्तर पर जिस सरकार का चुनाव हम लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया कि एक अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया संसद में। तो उनके द्वारा नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि जो होंगे वो राज्यसभा में सदस्यता ग्रहण करेंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे, और उसमें इसे उच्च सदन भी कहा जाता है या शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने क्षेत्र में विशेष रखने वाले, विशेष योग्यता रखने वाले लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत भी करता है राज्यसभा में। राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यसभा में मनोनीत भी करता है। किन लोगों को मनोनीत करेगा? जो अपने क्षेत्र में विशेष होगा, किसी भी क्षेत्र में हो, कला में हो, साहित्य में हो, बट किसी क्षेत्र में है वो विशेष हो, उनको राष्ट्रपति इस सदन में मनोनीत कर देता है। इनकी सदस्य संख्या 250 है, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल 245, लेकिन सदस्य संख्या कितनी राज्यसभा की? 250। इसमें चुनाव जो है 245 लोगों का होता है। 5 जो सीटें बचती हैं, तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जो पाकिस्तान ने हमारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसकी 5 सीटों को हम लोगों ने छोड़ दिया विरोध स्वरूप, कि ऐसा मत समझिए कि आपने कब्जा कर लिया तो आपकी हो गई। हमारी जमीन है, हमारी चीजें हैं, तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए हमने विरोध स्वरूप वहां की 5 सीटें छोड़ दी कि कभी भी हमारे कब्जे में आएगा तो हम उस पर इलेक्शन करवाएंगे। इसी प्रकार से लोकसभा में भी है, तो 550 है। चुनाव कितने को होता है? 545। यहां पर 2 एंग्लो इंडियन का भी चुनाव होता था, लेकिन हमने राष्ट्रपति वाले क्लास में आपको बताया था कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया? खत्म इसलिए हो गया कि एंग्लो इंडियन थे कौन, हमने राष्ट्रपति वाले क्लास में बताया था आपको। अब एंग्लो इंडियन धीरे धीरे पूरी तरह से भारतीय हो गए। अब जब भारतीय हो गए तो उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व की जरूरत कहां पड़ी? वो तो भी भारतीय हैं, तो जो भी व्यवस्था भारतीयों के लिए बनेगी वो सबके लिए लागू होगी। इसलिए ये जो 2 एंग्लो इंडियन का चुनने का प्राविधान था वो समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से हमारे संसदीय व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो संसद भवन है ये कब बना या इसका डिजाइनर कार्य कौन है। संसद भवन, इस संसद भवन की नींव 1921 ईस्वी में पड़ी। 1921 ईस्वी में इसका शिलान्यास कार्यक्रम शुरू हुआ और ये बनके तैयार हुआ 18 जनवरी 1927 ईस्वी में। 18 जनवरी 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है तो कुछ विशिष्ट लोग होते हैं जो उसका उद्घाटन करते हैं। जैसे अपने यहाँ आप इस तरीके से समझिए कि इस समय अगर आपके यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम है तो जो प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हो, प्रधानमंत्री जी हो, मंत्री जी हो, जैसे राज्य स्तर पर बात नहीं कर रहे हैं, केंद्र वाले स्तर पर बात कर रहे हैं, या केंद्र का जो है कोई भी प्रमुख व्यक्ति होता है राज्यों में भी उद्घाटन कर सकता है, उसका उन्हें पावर है। या प्रदेश लेवल पर हम देखें तो मुख्यमंत्री जी होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मंत्री होते हैं। कहने का मतलब हमारे जो कुछ विशिष्ट लोग होते हैं तो किसी भी चीज का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं। तो उसी तरीके से जो संसद भवन हमारा है, पुराना संसद भवन, हम पुराना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा नया संसद भवन भी बन के तैयार है, वो सुचारू ढंग से कार्यक्रम उसमें चल रहे हैं, संसद की बैठकें चल रही हैं। हम अभी पुराने संसद भवन की बात कर रहे हैं। तो इस पुराने संसद भवन का 1921 ईस्वी में शिलान्यास किया गया
और 18 जनवरी 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि इस संसद भवन का डिजाइनर कार कौन था, वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियन, और दूसरा कौन सा था? हार्वर्ड बेकर। इन दोनों ने मिलके इस संसद भवन का, पुराने संसद भवन का डिजाइन किया था। वास्तुकार ये थे। हम यूं भी कह सकते हैं कि जितने सरकारी भवन हैं उस एरिया में, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो या मंत्रियों के आवास हो, यहां तक कि इंडिया गेट का भी मामला हो, तो यही लोग उसके भी वास्तुकार हैं। कई बार ये पेपर में प्रश्न निकल के आया है कि इंडिया गेट का वास्तुकार कौन है, तो एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर उसके वास्तुकार हैं। यही हमारे संसद भवन, पुराने संसद भवन के भी डिजाइनर कार हैं, वास्तुकार हैं। 1927 ईस्वी से संसद भवन पूरी तरह से तैयार होकर देश को समर्पित कर दिया गया। अब यह पुराना संसद भवन जो बना था उसमें एक सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल। इसी सेंट्रल हॉल में बैठ के हमारा संविधान लिखा गया था। और जब किसी भी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी, तो इसी सेंट्रल हॉल में संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता था। इसलिए इस सेंट्रल हॉल में जो हमारा संविधान लिखा गया है और संसद के संयुक्त अधिवेशन यहां आयोजित किए जाते थे, इससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब यादें जुड़ी हुई हैं तो हम इसको हटा भी नहीं सकते, इसको नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यादें याद बनकर हमेशा साथ रहती हैं। कितना भी आप उसको भूलने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद हमेशा कुछ न कुछ याद बनकर जुड़ी रहती है। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया। हमारा पुराना संसद भवन किस में तब्दील हो गया? म्यूजियम में तब्दील हो गया। अब नया संसद भवन सुचारू ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया। इस एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर ने जो पुराने संसद भवन का डिजाइन किया, हमने आपसे कहा कि वह जो मंत्री आवास है, राष्ट्रपति भवन है या इंडिया गेट है, ये सब का वास्तुकार डिजाइनर कार कौन है? तो यही लोग हैं। इसलिए उस दिल्ली वाले एरिया को जिसमें ये संपूर्ण भवन अवस्थित है उसको लुटियनस दिल्ली कहा जाता है। हालांकि उस एरिया का नाम है सेंट्रल विस्टा, उस एरिया का नाम सेंट्रल विस्टा है, लेकिन ज्यादा बिल्डिंगों का निर्माण करने के कारण जो डिजाइनर कार है एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर, जो प्रमुख भवन है वहां के उस एरिया के, उसके डिजाइनर कार हैं, इसलिए उस एरिया को लुटियनस दिल्ली कहा जाता है। हालांकि उसका नाम सेंट्रल विस्टा के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन इसकी वजह से उस एरिया को ही लुटियनस दिल्ली कहा जाता था। पुराना संसद भवन बन के तैयार हुआ, वो अब हम लोगों ने उसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया। हमारा नया संसद भवन बन गया। नए संसद भवन का डिजाइनर कार कौन है? भाई इसके पुराने तो एडविन लुटियन है, हार्वर्ड बेकर हैं। तो इस नए संसद भवन का डिजाइनर कार कौन है? तो नए संसद भवन का डिजाइनर कार बिमल पटेल जी हैं। बिमल पटेल जी ने नए संसद भवन का डिजाइन किया। नया संसद भवन है कैसा? नया संसद भवन त्रिभुजाकार है। हमारा नया संसद भवन कैसा है? तो हमारा नया संसद भवन त्रिभुजाकार है। अब त्रिभुजाकार में देखिए, एक प्रवेश द्वार ये है, एक प्रवेश द्वार ये है, एक ये। हमारे नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। यहां से पेपर में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि इन तीनों प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है। तो पहला जो है प्रवेश द्वार, इसको कहा जाता है कर्म द्वार, दूसरा है ज्ञान द्वार और तीसरा है शक्ति द्वार। ये हमारे संसद भवन में प्रवेश के जो मार्ग हैं वो तीनों मार्गों के नाम हैं। बिमल जी पटेल ने क्या किया कि हमारे संसद भवन की डिजाइन कैसा किया? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार में 3 मार्ग बने। भाई बनेंगे, जाहिर बात है कि इधर से भी आप प्रवेश कर सकते हैं, इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं और इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार जो है हमारे नए संसद भवन का प्रवेश द्वार है। अब यहां से एक चीज आपके दिमाग में बात उठी होगी
कि जो हमारा पुराना संसद भवन है, जब उसमें कार्यवाही ठीक ठाक चल ही रही थी तो नए संसद भवन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो नए संसद भवन बनाने की भी जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी कि जैसे संविधान में क्या था कि अनुच्छेद 79 में था संसद, अनुच्छेद 80 में हम लोगों ने देखा राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में देखा हम लोगों ने लोकसभा। लेकिन इन सांसदों के चुनने की जो प्रक्रिया है कि कितने जनसंख्या पर, हमने क्या कहा कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुन दिया जाएगा। तो ये केवल ओरल मुंह से कह देने के फंडे नहीं है, हमारे संविधान में सब चीजों का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 82 में किया गया। अनुच्छेद 82 में, अनुच्छेद 82 में क्या उल्लिखित किया गया? इसमें कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया। अब 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त हो गए, अर्थात सांसद महोदय नियुक्त हो गए। लेकिन आप समझिए कि ये जो जनसंख्या का मामला है, कितने दिनों पर जनसंख्या होती है? तो प्रति 10 वर्ष पर, प्रति 10 वर्ष पर जो है जनगणना होती है। जनगणना होगी तभी तो जनसंख्या का पता चलेगा। तो जनगणना प्रति 10 वर्ष पे होती है। अब यहां से एक चीज आप स्वतः बताइए हमको कि इस 10 वर्षों में जनसंख्या घट भी सकती है, जनसंख्या बढ़ भी सकती है। जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी या कोई और महामारी आ जाए तो जनसंख्या घट भी सकती है, और जनसंख्या हमारे नित नए वेग से बढ़ भी रही है। तो इसमें अब 10 वर्षों में क्या किया गया कि जनगणना के आधार पर यह फैसला लिया गया कि जब 10 लाख की जनसंख्या हो जाएगी तो एक प्रतिनिधि बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हमारा पुराना संसद भवन, जैसे सपोज करिए कि संसद भवन इतने एरिया में बन गया है, समझने के लिए इसको समझिए, और सभी सीटें इसमें फुल हैं, सीट जितनी भी है बैठने की सब फुल है। जनगणना हो गई, जनगणना के बाद यह पता चला कि जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ गई। अब प्रतिनिधियों की भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। भाई स्पष्ट उल्लिखित है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, तो इस आधार पर सीट बढ़ानी है, भाई मजबूरी है। तो यहां पर क्या देखा गया कि बैठने की तो जगह ही नहीं है, और जब बैठने की जगह नहीं तो प्रतिनिधि बढ़ा के हम ले कहां जाएंगे? तो वहां पर यह फैसला लिया गया कि जो लिखा गया था कि प्रति जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा, किसका? लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन किया जाएगा। क्या लिखा था? लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन किया जाएगा। समायोजन का मतलब घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा लिखा गया था। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि समायोजन तो ठीक है, समायोजन समझ में आती है बात कि आप जनसंख्या के आधार पर घटा दीजिए बढ़ा दीजिए, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई, अब उसमें जगह ही नहीं बैठने की संसद भवन में। तो वहां पर क्या कहा गया कि अब प्रतिनिधियों की संख्या 2026 तक नहीं बढ़ेगी। कब तक नहीं बढ़ेगी? 2026 तक प्रतिनिधियों की संख्या नहीं बढ़ेगी। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो हमारे वर्तमान प्रतिनिधियों की संख्या है ये किस जनगणना के आधार पर आधारित है? हमने क्या कहा कि लोकसभा में 550, राज्यसभा में 250। इसमें कितने हैं? 550, और इसमें कितने हैं? 250। तो ये जो प्रतिनिधि हैं ये कौन है? ये प्रतिनिधि। इन प्रतिनिधियों के जो गणना हुई है भाई 250, 550, ये किस जनसंख्या पर आधारित है? तो आप समझिए कि ये 1971 ईस्वी की जनगणना के आधार पर आधारित है। 1971 ईस्वी में जो जनगणना में पता चला कि हमारी जनसंख्या इतनी है, उस जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है कि 550 लोकसभा में सांसद होंगे और 250 राज्यसभा के सांसद होंगे। यह 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। अब यहां से देखिए, अब यहां क्या कहा गया कि 2026 तक कोई भी सीट नहीं बढ़ेगी। अब 2026 में नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस होगी। क्यों?
कि हमने पहले कह दिया कि 2026 तक नहीं बढ़ेगी। अरे भाई, जब कहे थे तो काफी लंबा समय था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि 2026 भी आ गया। तो इस समय कोई भी सरकार रहे, किसी की भी सरकार हो, उसकी मजबूरी है कि नया संसद भवन बनाना, क्योंकि यहाँ प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ानी अति आवश्यक है। और पुराने संसद भवन में क्या है कि सीट फुल है, वहां बैठने की जगह ही नहीं है। तो इसलिए नया संसद भवन बनाना हमारा मजबूरी है, जो नया संसद भवन बनके तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना हुआ है और नया संसद भवन हमारा बेहतरीन तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया है। ये पहले से उल्लिखित था, इसलिए मजबूरी बस जो है सरकार को बनाना, किसी की सरकार रहे, किसी की भी सरकार रहे, लेकिन ये बनाना अति आवश्यक था और बनके तैयार भी हो गया। अब यहां से एक चीज और समझिएगा कि हमारे जो सांसद हैं वो जनसंख्या पर आधारित प्रतिनिधि हैं। अब इन्हें अगर सांसद बनना है, जनता का प्रतिनिधि बनना है, तो ये जनता के बीच में रहेंगे। और हमने आपसे क्या बताया कि देश के लिए जो ये व्यवस्था बनाने वाले लोग एक जगह एकत्रित होंगे, संसद भवन में एकत्रित होंगे, जो हमारे बैठने की व्यवस्था जहां सांसदों की, हमारे प्रतिनिधियों की। तो इन बैठकों का जो आयोजन होता है, तो ये कौन करता है कि भाई सभी लोग आइए, अब यहां बैठ के हम लोग विचार विमर्श करेंगे। यहां से दो चीजें आपके दिमाग में आए हुई कि ये जो संसद है इसका कार्य क्या है। इसका प्रमुख कार्य है कानून निर्माण करना, देश के लिए व्यवस्था बनाना इसका प्रमुख कार्य है। कानून निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य। अभी हम देखते हैं कैसे कानून निर्माण करता है। अब यहां से हम लोगों ने देखा कि जो ये प्रतिनिधि हमारे हैं, जनता के बीच में रहेंगे, तभी तो इनको पता चलेगा जनता को क्या समस्या है, कहाँ रोड की जरूरत है, कहाँ यूनिवर्सिटी की जरूरत है, या कहाँ अस्पताल की जरूरत है। अब ये संसद भवन में तो बैठे नहीं रहेंगे, या संसद भवन में ये तो व्यवस्था नहीं है कि जब मर्जी आप पहुंचे दिल्ली और कहिए हमारी सीट कहाँ है, ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी संविधान में व्यवस्था बनाई गई कि इन सांसदों का एक सत्र होगा, जहां उस सत्र के दौरान सभी लोग एकत्रित होंगे और देश पर कानून बनाने के लिए चर्चा करेंगे कि ये व्यवस्था ऐसी बनाई जाए या ये व्यवस्था ऐसे कर दिया जाए, तो देश का कानून व्यवस्था या देश की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलेगी, अच्छी तरह से चलेगी। तो इसके लिए क्या किया गया कि सत्रों का आयोजन किया जाता है, जितने भी सांसद हैं सबको उसमें उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया। तो सबसे पहला यहां से बना कि इस सत्र को आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है। तो इस सत्र को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आहूत कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अब यहां से एक बात और उठ गई कि अब ये तो बुला लिए राष्ट्रपति महोदय, भैया आइए, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से चले आइए, हम लोग एक जगह बैठ के जो है विचार विमर्श करेंगे, देश के लिए कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। आ तो गए सब, तो सत्रावसान कौन करेगा। अरे सत्र को खत्म भी तो करना पड़ेगा, तो सत्रावसान कौन करेगा, सत्रावसान कौन करेगा। तो जो बुलाता है उसे ही पावर है हटाने की। जाइए अपने अपने घर जाइए, अपने अपने क्षेत्र में लोग जाइए, वहां पर आप जो भी समस्या है उसको देख के आइए, फिर हम लोग मिलते हैं। तो ये सत्रावसान का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। सत्र को आहूत कर दिया, सत्रावसान भी राष्ट्रपति कर दिया। तो संविधान में कितने सत्रों का उल्लेख है, तो संविधान में 3 सत्र का उल्लेख है कि 3 सत्र होना चाहिए, लेकिन 2 सत्रों की बाध्यता बना दिया गया। संविधान में 2 सत्रों की बाध्यता है। 3 सत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है बजट सत्र। हमने राष्ट्रपति वाले क्लास में बताया था इसको विस्तृत। बजट सत्र ये कब से कब चलता है, तो ये फरवरी से लेके ये मई तक चलता है। दूसरा सत्र कौन है, मानसून सत्र। मानसून मतलब बारिश वाला, समझने के लिए मानसून सत्र। मानसून कब आता है, बारिश का महीना कब शुरू होता है, तो ये जुलाई से शुरू होता है। ये चलता कब तक है, तो ये सितंबर तक चलता है। अरे भाई बारिश वाला। उसके बाद आता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, शीतकाल सर्दी वाला मौसम। तो ये कब से कब तक है, तो ये है नवंबर और दिसंबर। देखिए सबसे कम सत्र यही चलता है, शीतकालीन सत्र। सर्दियों का मौसम होता है, सभी लोग परेशान होते हैं, ठिठुर के जो है जाड़े की रात बिताते हैं। तो भाई इनके पास काफी व्यवस्था है, हम तो बस ऐसे ही बता रहे हैं, व्यवस्था इनको सर्दी कम ही लगेगी। तो ये शीतकालीन सत्र होता है। लेकिन संविधान में स्पष्ट उल्लेखित कर दिया गया
कि कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। 2 सत्र की बाध्यता बना दी गई कि 2 सत्र होना अनिवार्य है। 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संविधान में स्पष्ट उल्लिखित कर दिया गया कि 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए बैठकों के बीच में। तो ये जो सत्र, अब देश के लिए हमने क्या कहा, संसद का प्रमुख कार्य क्या है, कानून बनाना। कानून बनाने के लोग एकत्रित होते हैं, तो सत्र को आहूत किया जाता है, और जब काफी चर्चाओं के बाद विधेयक पास हो जाता है तो उस सत्र का अवसान कर दिया जाता है कि भाई अपने अपने क्षेत्र में जाइए, आप लोग वहां पर जो भी समस्या है उसको देखिए, जो भी जरूरत है उसको आके पुनः हम लोग विचार विमर्श करेंगे तो बात करिएगा। इस प्रकार से सत्र का आहूत होता है और सत्र अवसान होता है। अब हम देखते हैं कि विधेयक कैसे पारित होते हैं, विधेयक के लिए क्या प्रोसेस होते हैं। आप थोड़ा सा ही देखेंगे कि विधेयकों के पर चर्चा कर रहे हैं। विधेयक कई प्रकार के होते हैं और उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि ये विधेयक केवल इस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या ये विधेयक इस सदन में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन हम केवल यहाँ थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था ना कि संसद का जो है एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, यहाँ से काफी पेपर में प्रश्न निकलते हैं, तो इसलिए हम लोग अगली क्लास में इसको समझने का प्रयास करेंगे बेहतरीन तरीके से। हम यहाँ केवल देखते हैं कि ये विधेयक या बिल जो होते संसद में प्रस्तुत कैसे किए जाते हैं या इनका जो है कैसे ये प्रारंभ होते हैं। विधेयक जो प्रस्तुत करना होता है तो प्रारंभ कैसे होता है। तो सबसे पहला यहाँ आपके दिमाग में बना होगा कि ये विधेयक हम कहते किसे हैं, विधेयक किसे कहते हैं। तो जो कानून का प्रारूप और मसौदा, जो कानून का प्रारूप है या मसौदा है, वो सदन में प्रस्तुत करने को है विधेयक या बिल कहा जाता है। कानून का प्रारूप और मसौदा, मॉडल, अपने भाषा में मॉडल देखने का जो नहीं कहते हैं कि ये फिल्म का केवल ट्रेलर है, तो ये जो ट्रेलर ऊपर से दिख रहा है अभी उसमें बहस नहीं हुई, उसे विधिक अधिकार नहीं प्राप्त है। केवल कानून का प्रारूप और मसौदा की अगर ये कानून प्रस्तुत कर दिया जाएगा, अगर पास हो जाएगा तो ये इसका ये फायदा हो जाएगा या इससे ये लाभ होगा, देश के लिए अच्छा होगा, तो प्रारूप और मसौदा प्रस्तुत करने को ही विधेयक या बिल कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस विधेयक को विधिक अधिकार नहीं प्राप्त है, ये कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त है। कानूनी अधिकार कब प्राप्त होगा, जब दोनों सदन इसे चर्चा के बाद पास कर दे और राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर कर दे, तो ये इसको विधिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस विधेयक को विधिक अधिकार प्राप्त करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ता है, तो इसके लिए प्रथम वाचन, प्रथम वाचन में क्या होता है, जैसे विधेयक सांसद भी प्रस्तुत कर सकते हैं और मंत्री जी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी हम क्यों थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं विधेयक पर, आगे जब हम लोग विधेयक से संबंधित बातों पर अध्ययन करेंगे तो हम इसका विस्तृत व्याख्या देंगे, आपको समझाएंगे। यहां पर क्या हुआ, प्रथम वाचन में क्या होता है, तो प्रथम वाचन में ये होता है कि विधेयक सांसद जी भी प्रस्तुत कर सकते हैं और मंत्री जी प्रस्तुत कर सकते हैं। मंत्री जी प्रस्तुत करेंगे तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है, अगर सांसद जी प्रस्तुत करेंगे तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। अब सांसदों की हमारी संख्या देखें आप लोगों ने कितनी भारी भरकम है, तो अगर सभी लोग अपना अपना विधेयक प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए संविधान में व्यवस्था बनाई गई कि अगर आपको विधेयक प्रस्तुत करना है तो अध्यक्ष से अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर गैर सरकारी विधेयक है तो अध्यक्ष से 1 माह पूर्व इसको सूचना देनी होगी कि हम ये विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो यह प्रथम वाचन यही है कि विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करना, विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करना। विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त हो गई प्रथम वाचन में, भाई उसके अब संक्षेप में उसको समझाएंगे भी ना किसके उद्देश्य क्या है। तो ये पहुंच गया, अनुमति मिल गई, अनुमति के पश्चात इसे जो द्वितीय वाचन के लिए प्रस्तुत किया जाता, अनुमति मिल गई, आपने रख दिया, आपने उस पर बताना शुरू कर दिया लोगों को कि इसके ये फायदे हैं, अगर ये कानून बनता है तो इससे देश को ये हित होगा, देश को ये फायदा होगा। तो ये पहुंच गया द्वितीय वाचन में, द्वितीय वाचन। और द्वितीय वाचन में जब आपने निष्कर्षों को समझा दिया, लोगों को बता दिया, तो जितने भी सदन के सदस्य हैं उन्हें एक एक प्रति देनी पड़ेगी,
उस विधेयक की एक प्रति सदन के सदस्यों को देना पड़ेगा। सदस्यों को मिल गया सदन के। यहां से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पेपर में प्रश्न पूछता है कि प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन के बीच में कितने दिन का अंतर होना चाहिए, प्रायः कितने दिन का अंतर होता है? तो ये 2 दिन का अंतर होता है, प्रायः 2 दिन का अंतर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सपोज करिए कि अगर कोई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत हो रहा है और उसे क्या कहा कि भाई 2 दिन के बाद चर्चा होगी या 2 दिन के बाद इस पर विचार विमर्श होगा, और इधर महत्वपूर्ण कार्य फंसे हुए हैं, तो यहां पर हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या किया? अध्यक्ष को पावर दे दी। देखिए, हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने हर बिंदु को छूने का प्रयास किया, किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि हमारे लिए ये समस्या खड़ी हो। हालांकि हमें यह भी अधिकार दिया कि आप समय समय पर संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही हम देखिए कि कितना बेहतरीन तरीके से उसको सजोया है। उन्होंने क्या कहा? यह अध्यक्ष को पावर दे दी गई। अध्यक्ष को क्या पावर दे दी गई? यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो उसी दिन द्वितीय वाचन की आज्ञा दे सकता है, द्वितीय वाचन का आदेश दे सकता है। अध्यक्ष को अगर यह आवश्यक लगे कि नहीं ये विधेयक महत्वपूर्ण है, तो द्वितीय वाचन की आज्ञा दे सकता है। अब फिर यहां जो द्वितीय वाचन की उसको आज्ञा दे दिया गया, तो इस विधेयक का जो प्रस्तावक उसे भी कुछ अधिकार दे दिया गया। उससे कहा गया, विधेयक के प्रस्तावक से कहा गया कि आपको इन निम्न अधिकारों में से एक अधिकार चुनने का पावर होगी, कि आप सदन से यह कहिए कि इन अधिकारों में से आप एक कोई भी चुन के दे दीजिए। कौन कौन से अधिकार? तो इसमें कहा गया कि सदन विधेयक पर तुरंत विचार करे। यह अधिकार दे दिया गया विधेयक के प्रस्ताव को, सदन विधेयक पर तुरंत विचार करे, अर्थात उसी दिन विचार करे। तुरंत विचार करिए, या तो अगर आपको समझ में नहीं आती तो इसे प्रवर समिति के पास भेज दीजिए। अगर उस पर भी बात नहीं बनती है तो संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दीजिए। या चौथा ऑप्शन क्या है, चौथी व्यवस्था क्या है? चौथा वो कह सकता है कि जनमत के लिए इसे प्रसारित कर दीजिए, जनता भी जाने। भाई लोकतंत्र है, जनता को जानने का अधिकार है, जनता भी जाने। कम से कम ये पता तो चलेगा कि इससे जनता को कितना लाभ होने वाला है या कितने आवश्यक है, तो जनमत के लिए प्रसारित कर दीजिए। अब द्वितीय वाचन हो गया, अब होगा तृतीय वाचन। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन में हम यूं कह सकते हैं समझने के लिए कि ये पहले सदन का आखिरी फंडा है। अगर इसमें चर्चाओं के बाद विधेयक पास हो जाता है, कभी कभी स्थिति बनती है मतदान की। यदि विधेयक आवश्यक मतदान प्राप्त कर लेता है, आवश्यक मत प्राप्त कर लेता है, मतदान हुआ, विधेयक आवश्यक मत प्राप्त कर लिया, तो विधेयक उस सदन से पास हो गया। अब ये पहुंचेगा दूसरे सदन में। जैसे मान लीजिए ये लोकसभा में ये विधेयक रखा गया, वहां से पास होने के बाद ये राज्यसभा में चला गया। तो राज्यसभा में ऐसे ही नहीं कि बस वहां पहुंचे चर्चा होनी शुरू हो जाएगी, पुनः यही प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। इन वाचनों के बाद प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, अगर विधेयक आवश्यक मत के साथ पास हो जाता है तो यह पहुंचेगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। और राष्ट्रपति महोदय ने जो ही इस पे हस्ताक्षर किया, राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर कर दिया, तो यह विधेयक बिल या अधिनियम बन जाएगा, अर्थात कानूनी रूप ले लेगा। अगर राष्ट्रपति वाले क्लास को आप लोग याद करेंगे तो वहां पर राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई थी, आप लोगों ने पीछे देखा था। अगर उनका प्रयोग करता है तो फिर रुक गया, अन्यथा अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया तो विधेयक बिल या अधिनियम बन गया। अब आपके दिमाग में एक बात और आई होगी कि मान लीजिए ठीक ठाक तरीके से लोकसभा ने पास कर दिया और संमत से विधेयक पास हो गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन कभी कभी किसी भी स्थिति में गतिरोध भी उत्पन्न हो सकता है। अगर विधेयक पर गतिरोध पैदा हो जाए, विधेयक पर गतिरोध हो गया तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में हमने आपको राष्ट्रपति वाले क्लास में बताया था, राष्ट्रपति क्या करेगा? अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आयोजित करेगा।
दोनों सदनों को एक जगह एकत्रित किया जाएगा और वहां पर इस विधेयक पर चर्चा की जाएगी अनुच्छेद 108 के तहत। अब यहां से एक बात और बनती है, आपके दिमाग में बनेगी, साथ में पेपर में प्रश्न बनता है कि जब ये संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठा हो गए, दोनों सदनों के सदस्यों को एकत्रित कर दिया गया, तो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 118 में है। 118 में क्या प्रावधान किया गया? देखिए, हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने किसी भी तरीके की कोई कोर कसर छोड़ा ही नहीं। इसमें क्या अनुच्छेद 118 में उन्होंने क्या कहा कि इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, फिर कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का ही उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष करेगा। ऐसी परिस्थिति बने कि अध्यक्ष भी अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो फिर कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। उपसभापति, ध्यान दीजिएगा, उपसभापति, राज्यसभा का सभापति नहीं इसकी अध्यक्षता करेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। केवल उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के कारण वो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अब सदस्य नहीं है तो अध्यक्षता कैसे करेगा? इसलिए राज्यसभा का उपसभापति जो है प्रावधान किया गया कि राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा संयुक्त अधिवेशन की। फिर मान लीजिए कि अध्यक्ष भी अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष भी नहीं है और राज्यसभा का उपसभापति भी गैर हाजिर है, फिर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता यहाँ पर राष्ट्रपति को पावर दे दी गई। कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को, जो संसद का सदस्य है, किसको? जो वरिष्ठतम सदस्य है। भाई वरिष्ठतम सदस्य रहेगा तभी तो लोग उसका सम्मान करेंगे। तो वरिष्ठतम सदस्य जो है उसे इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सौंप सकता है। नहीं, अब कितने लोग अनुपस्थित हो जाएंगे, अध्यक्ष अनुपस्थित हो गया, उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो जाएगा, राज्यसभा का उपसभापति अनुपस्थित हो जाएगा, तो वरिष्ठतम सदस्य अनुपस्थित हो जाएगा, तो दूसरा वरिष्ठतम सदस्य नियुक्त हो जाएगा। इससे आगे पेपर में प्रश्न नहीं पूछता। आज की क्लास में बस इतना है क्योंकि एक लंबी क्लास हो रही है। इससे आगे अभी और भी संयुक्त अधिवेशन से संबंधित कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग कल की क्लास में इससे भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और संसद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से समझने का आप लोग प्रयास करिए।